अस्सलाम वालेकुम, फ़हाद है फ्रॉम फिटलेक एंड असद खान फ्रॉम डॉक्टर साहब। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक। बड़ा अरसा हुआ हमारी मुलाकात नहीं हुई, बहुत टाइम हो चुका है हमें मिले हुए। हाँ बिल्कुल, ऐसे जिस तरह आप जिम आते हो उस तरह आप यहाँ स्टूडियो आउच। हाँ जी फाद भाई। हाँ तो आज मैं बेसिकली जो सवाल थोड़े से लेके आया था वो ये था कि हम बात करते हैं वर्कआउट की, हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, लेकिन हम कभी भी बात नहीं करते कि भाई लेकिन कभी बात नहीं करते इस बात की कि यार रिकवरी, स्लीप, रेस्ट, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप एक लाइन में बता सकें कि रिकवरी की कितनी इम्पोर्टेंस है ताकि हम समझ सकें कि भाई कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कि इट्स नेवर 70% वर्कआउट एंड 30% डाइट। इट्स 70%, सॉरी, इट्स नॉट 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट। मैंने उल्टा बोल दिया था। इट्स एक्चुअली 70% डाइट, 20% वर्कआउट एंड 10% रेस्ट। लेकिन वो 10% रेस्ट अगर आप नहीं करोगे तो 90% पे बहुत भारी पड़ जाएगा। 90% आप नहीं कर सकते। 2-3 दिन कर लोगे, तीसरे दिन क्रैश हो जाओगे। सही। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जब भी जिम में होते हैं तो आप जिम में अपनी बॉडी को तोड़ रहे होते हैं। आप जब जिस्मानी कसरत करते हैं, जब मसल में माइक्रो डैमेजेस होते हैं, आप थकते हैं, पसीना निकलता है, पर्सपिरेशन होती है, सांस फूलता है, हार्ट बीट तेज़ होती है, आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। लेकिन उसके बाद जब बॉडी रिकवर करती है, असल में ग्रोथ हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं, जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। लेकिन आप सोने का टाइम ही नहीं दे रहे उसको, आप रेस्ट पीरियड ही नहीं दे रहे। आप रेस्ट के बगैर, लोग तो इतना रेस्ट भी नहीं करते कि एक रेपिटेशन, फॉर एग्जांपल अगर 15 रेपिटेशन का एक सेट लगाया है, उसके बाद वो दोबारा क्या करते हैं, जैसे ही रखा 10 सेकंड बाद दोबारा शुरू हो गए। उनको बताना पड़ता है कम से कम रिकवर करो। तो सेट्स के दरमियान जिस तरह रिकवरी इंपॉर्टेंट है, उस तरह वर्कआउट्स के दरमियान, उस तरह डेज के दरमियान रिकवरी इंपॉर्टेंट है। सही। तो जैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इवन दो मैं मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं बॉडी साइंस ये सब चीज़ें समझता हूँ, लेकिन मुझे भी इस बात का इल्म इतना क्लियरली और एक्सप्लिसिटली नहीं था कि मसल्स ग्रो नहीं होते आपके जिम में जाकर। बिल्कुल ऐसे। बल्कि मसल्स को आप वहाँ पर जाकर हल्का हल्का करके तोड़ रहे होते हैं। और जब आप घर आकर सोते हैं तो उस दौरान जब आप रेस्ट करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसको रिपेयर करने के चक्कर में मसल्स और ज़्यादा बढ़ते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कम बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक, ये होता है। तो यानी कि रिकवरी पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा सो रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा अच्छी रिकवरी होगी। बट क्या ये इंपॉर्टेंट है कि आपने सोने से पहले क्या और कितना खाया? देखें, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि यार सोने से पहले एकदम खाना नहीं चाहिए। अगर आपका 1600 कैलोरीज या 1500 1200 कैलोरीज बहुत कम हो गई, 1600-1500 कैलोरीज आपका फ़ैट लॉस का एक बजट है, डाइटरी बजट है। अब आपने आखिर की 300 कैलोरीज रह गई हैं, तो आपने अगर 11:30 बजे वो 300 कैलोरीज का खाना खाया और 12 बजे सो गए, इट्स ओके, इट्स कूल। अच्छा, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोशिश ये करनी है कि उस वक्त आप कार्ब्स, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स या शुगर लोड ना करें। बस ये काम करना है आपको। अदरवाइज़ आपके जो कैलोरी इनटेक के स्ट्रक्चर में वो है, अगर आप उतना कंज्यूम करके सो रहे हैं तो ठीक है। दूसरी चीज़, सोने से पहले बहुत लोगों का एक कंसर्न होता है चाय पी के सोना, चीनी वाली चाय पी के सोते हैं, बहुत से लोग स्मोक करके सोते हैं, बहुत से लोग बिंज ईटिंग करके सोते हैं, उसके अलावा कुछ आता नहीं है। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि सोने और खाने के दरमियान बहुत गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप 8 बजे खा रहे हैं लास्ट मील और 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा टाइम हो गया जिस तरह आप नाश्ते के लिए उठते हैं। 4-5 घंटे तो वैसे ही सोता है ना आदमी। तो 4-5 घंटे का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो कोशिश ये करनी चाहिए 2 या 3 घंटे से ज़्यादा का गैप ना हो आपके खाने में। तो अगर हम लेट्स सपोज, अगर क्योंकि एक जेन्युइन सवाल निकल के आता है यहाँ से कि अगर हमने चलो इतना फास्टिंग का पीरियड हमने बीच में रख लिया अपना, ठीक है, कि हमने 8 बजे खाना खा लिया, 1 बजे सो गए, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब उसमें भी तो टेक्निकली हम फास्टिंग में जा रहे हैं। जब हम सुबह उठेंगे तो हम फास्टिंग में होंगे। इज़न्ट दैट बेटर फॉर ब्रेक डाउन? उसमें बुराई ये है कि जब तुम्हारा मैसेज आता है मुझे रात में, यार फाद भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मुझे कुछ खाना है, उसमें ये बुराई है। उसमें बिंज ईटिंग के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और ख़ास तौर पे वो सारे ऑप्शंस जो आपको अवॉइड करने होते हैं वो उस वक्त बहुत अपीलिंग लग रहे होते हैं। फ्रिज खोला, चॉकलेट नज़र आई, फ्रिज खोला, बिरयानी रखी हुई है या कुछ ऑर्डर किया हुआ है आपने, कोई जूसी चीज़ रखी हुई है, उस वक्त आपकी वो जो लिमिटेशन है वो क्रॉस हो जाती हैं।
तो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आप जब रात भर जाग रहे हैं तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल टाइम होता है। सही तो यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम्हारी और जिस तरह तुम्हारे जैसे बिजी लोग हैं, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो रात को, क्योंकि उनको अपना एक मी टाइम रात को ही मिलता है, और वो रात के गैप में जितना ज़्यादा गैप होगा ना खाने और उसके बीच में, डेफिनेटली वो बिंज ईटिंग का शिकार जरूर होगा। तो बेसिकली जो कि मैंने भी अब नोट किया है कि ज़्यादातर बिंज ईटिंग जो होती है वो रात में ही हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इट्स बेटर कि या तो आप जल्दी सो जाएं या आप खाना खाएं तो रात के सोने से थोड़ा सा पहले खाएं, ताकि आपको भूख ना लगे, आपका बिंज ईटिंग का दिल ना चाहे। बिल्कुल। देखो दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं, जो भी काम करते हैं, वर्कहॉलिक्स जो हैं, वो करते क्या हैं, सुबह जब उठते हैं तो उनको फ़ौरन ऑफिस जाना होता है, फ़ौरन काम पे जाना होता है, तो वो बहुत कम या ना होने के बराबर नाश्ता करते हैं, नाश्ता बिल्कुल नहीं करते। ऑफिस जाते हैं, बिस्किट शिस्किट मिल गए, कोई 11 साढ़े 11 बजे, उसके साथ चीनी वाली चाय मिल गई, वो एकदम आपका इंसुलिन स्पाइक हुआ, आपने अच्छा फील करना शुरू किया, एकदम क्रैश किया। फिर उसके बाद खाने का वक्त आया, खाने पे आपने फास्ट फूड खा लिया, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, उसके बाद दोबारा एक स्लम्प आ गया, जो खास तौर पे मैंने अपने वर्क लाइफ में देखा है कि दोपहर खाने के बाद जो एसी में नींद आती है ना अपनी, वो शायद आपको घर पे बहुत बुरा सीन है। मतलब मैं तो घर पे भी नहीं आती है। अब तो मुझे तो ये हो गया, शुरू हो गया था कि जब मैं एक ज़माने में अस्पताल में जब काम कर रहा था और जब आप खाना खा रहे हैं सडनली आप लगता है कि आप कुछ नहीं सोच सकते, तो मैं तो खाना खाना ही छोड़ देता। हाँ, अब मसला क्या होता है, आप खाना खाना छोड़ देते हैं। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, थैंक्स फॉर दिस। अब आपने खाना खाना छोड़ दिया, नाश्ता आपने वैसे नहीं किया, खाना आपने वैसे नहीं खाया, बीच में छोटे मोटे आपने शुगरी स्नैक्स खा लिया, 5 बजे तक आते आते आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, फिर आप कुछ ना कुछ स्नैकिंग शाम में कर लेते हैं। जब तक आप घर आते हैं ना 8-9 बजे का टाइम हुआ होता है, अब आपकी अम्मा ने या बेगम ने कोई अच्छी बिरयानी या कुछ ऐसा बनाया, वो बेचारी पूछती भी हैं आपसे क्या खाओगे आज, तो आप बोलते हैं अगर ये हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, और आपका फेवरेट खाना सामने रखा होता है, आप टूटेंगे नहीं टूटेंगे, आप टूटेंगे, आप इंसान हैं, आप बेसिकली यू हैव स्टार्व फॉर होल डे। तो आपकी वो जो बिंज ईटिंग वाली चीज़ होती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रात को सिर्फ इसी वजह से मसला होता है, वो इसलिए कि आपने पूरे दिन का जो एक कैलोरी इनटेक है वो आपने आउट कर दिया है। तो फिर अगर इसको मैं चलें, अगर ये तो बिल्कुल ही अलग बात जा रही है, लेकिन अगर जो दोपहर में मुझे जो नींद आती है अगर काम के दौरान खाना खाने की वजह से, तो मैं उसको किस तरीके से लेसन कर सकता हूँ? पोर्शन कंट्रोल और आपकी स्लीप के जो साइकिल्स हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा सोना नहीं कहा मैंने ये कहा है कम से कम अगर 6 घंटे की नींद भी हो रही है, जैसे अभी जमा ही आ रही है तुम्हें, क्योंकि डेफिनेटली रात को बॉय सोए नहीं है, 4-5 घंटे की आजकल नींद मुश्किल से हो रही है, इसकी मुझे पता है। तो 6 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद। अनइंटरप्टेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस ये भी होता है कि आदमी को बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी पीना छोड़ दें 2 घंटे पहले, 2 से 3 घंटे पहले रात पानी पीना छोड़ दें। बहुत से लोग पानी पीते रहते हैं, फिर सोने जाते हैं, डेफिनेटली 2 से 3 दफ़ा तो वो उठते ही हैं हाजत के लिए। सही कोशिश ये करनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना करें जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। बहुत सारे लोगों के छोटे बच्चे होते हैं, गोद के बच्चे होते हैं, वो तो डेफिनेटली उनके लिए मसले हैं, लेकिन जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं वो तो आप ज़रूर करें कम अज़ कम। सही। अच्छा, तो क्या हम अगर जैसे, क्योंकि मेरे जहन में जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि आप जब खाना खाते हैं तो सारा ब्लड सप्लाई आपका पेट की तरफ जाता है। हाँ, ये भी है। तो इसलिए आपको नींद आती है, लेकिन क्या इंसुलिन स्पाइक इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप उस खाने में क्या ऑप्शंस हैं, खाने में आप क्या खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोसेस कार्ब्स खा रहे हैं, जैसे फास्ट फूड खा रहे हैं, शुगरी चीज़ खा रहे हैं, तो इंसुलिन स्पाइक को क्रैश भी वैसे ही करती है, और फिर आपके एनर्जी लेवल्स भी ऐसे ही करते हैं। और फिर वो वाली बात भी ठीक है कि आपका एनर्जी सिस्टम थोड़ा सा स्टमक की तरफ ज़्यादा होता है, तो आप लेथार्जिक फील करते हैं। लेकिन उसी को एड्रेस करने के लिए मैंने पहली चीज़ जो बोली थी, कैलोरी वो पोर्शन कंट्रोल। तो पोर्शन कंट्रोल अगर रहेगा आपके, फॉर एग्जांपल लास्ट जॉब में जब मैं खाना खाता था तो मेरे जो इतना छोटा सा मील रखा हुआ होता था, उसके सामने जो ऑडियंस का या दूसरे लोगों का इतना बड़ा मील रखा होता था, तो वो मुझसे अक्सर पूछते थे, या दूसरे लोग जो डाइट कर रहे होते उनसे पूछते थे, यार क्यों इतना खाते हो, क्यों इतना कम खाते हो, ज़िंदगी में आए ही खाने पीने के लिए हो, लेकिन उसके बाद वो उतना ज़्यादा लेथार्जिक फील करते थे। तो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, एनेक्डोटल एविडेंसेस भी इसके बहुत सारे हैं कि आप जब पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली लाइट फील करेंगे और आपको लेथार्जी इतनी नहीं होगी जितनी वैसे होती है। तो एक एग्जाम्पल के लिए, एक स्ट्रक्चर के लिए, और आपका रिकवरी का पैटर्न या आपका जो रिचुअल है वो क्या है? मेरा रिकवरी का पैटर्न या जो भी एथलीट जिनको मैंने देखा है, जिनसे मैंने सीखा है, वो ये है कम से कम 6 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, जैसे आज तो ख़ास तौर पे आज के लाइफस्टाइल में डेफिनेटली 6 घंटे की नहीं होती। आप अगर 4 घंटे सोते हैं तो कम से कम मेक सम अरेंजमेंट्स टू टेक सम नैप, कि आधे घंटे का, 1 घंटे का, इफ़ यू कैन कम टू होम मिड डे में। हाँ, मिड डे में आप थोड़ा सा नैप कर लें, या अपनी गाड़ी की सीट पे थोड़ा सा एसी ऑन करके थोड़ा सा रिक्लाइन करके थोड़ी सी देर 15-20 मिनट का एक पावर नैप ले लें। तो ये भी रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके वर्क प्रेशर्स इतने होते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप 6 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद नहीं कर सकते। लेकिन ये भी मानने वाली बात है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता है।
कुछ पीरियड्स आते हैं लाइफ में दैट यू कैन अवॉइड दैट। लेकिन अगर आप मेरी बात करो, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही करता हूँ कि तकरीबन 5-6 घंटे की नींद अगर नॉर्मली होती है तो आई मेक श्योर कि आधे घंटे की, गाड़ी में ही सो जाऊँ भले, आधे घंटे की 15 मिनट की एक पावर नैप ले लूँ। सही, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे, और फिर इस रिकवरी के अंदर नींद के अलावा और क्या चीज़ें? नींद के अलावा आपका फूड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि आप जब जो जॉब से मैंने रिलेट की कि जॉब में रिकवरी कैसे इंपॉर्टेंट होती है, तो वो इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करें बॉडी को जो कि ज़रूरी हैं रिकवरी के लिए। आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी हैं रिकवरी के लिए, फैट्स भी ज़रूरी हैं। फैट्स भी ज़रूरी हैं। फैट्स हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जो हम फ़िश ऑयल लेते हैं या फैटी फ़िश खाते हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। तो और दूसरी चीज़ जो न्यूट्रिएंट्स की बात है कि जो मिनरल्स और वाइटामिन की आपको कमी है, किसी फॉर एग्जांपल विटामिन B12 की कमी है तो डेफिनेटली आप लेथार्जिक फील करोगे, तो आप अपने प्रॉपर टेस्ट कराएं, आप देखें आपके इसमें डेफिशिएंट है। विटामिन D की बहुत दफ़ा कमी होती है लोगों को, जिससे फैट लॉस हिंडर होता है, तो आप वो देखें। अपने खाने को सप्लीमेंट करें उन चीज़ों से जिसकी आप में कमी है। सप्लीमेंट सिर्फ प्रोटीन्स नहीं होते, सप्लीमेंट सिर्फ प्री वर्कआउट्स नहीं होते, सप्लीमेंटल वाइटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी बॉडी को रिकवरी के सारे एलिमेंट दें। रिकवरी दोनों चीज़ों से होती है, एक फूड से, क्योंकि आप रिकवरी का मतलब है एनर्जी लाना है और रिवाइटलाइज करना। रिवाइटलाइज करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी दो चीज़ों से ही आती है, या आप रेस्ट करें या आप अच्छा फूड दें जो रिक्वायर्ड है। एक्सरसाइज करने से एनर्जी नहीं आती, एक्सरसाइज करने से तो एनर्जी आपकी डिप्लीट होती है। तो बेसिकली जब आप खराटे लेते हैं तो उसमें आपके एयरवे ब्लॉक हो रहे होते हैं, और जब एयरवे ब्लॉक होते हैं तो ऑक्सीजन कम जाते हैं। जब ऑक्सीजन कम जाती है तो रिकवरी कम होती है, जब ज़्यादा ऑक्सीजन आती है तो ज़्यादा रिकवरी होती है। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन होती है। तो व्हाट डू यू डू इन सच क्लाइंट जिनको पता भी नहीं होता कि यार हमें तो ये मसला है या हमारी जो रिकवरी है वो इसकी वजह से हिंडर हो रही होगी, तो डू यू सेंड देम टू डॉक्टर्स या व्हाट वुड यू रिकमेंड? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जो मैं अपने फेलो ट्रेनर से भी बोलना चाहूँगा और लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि ट्रेनर्स या डॉक्टर्स कोई भी अपने आप को एक्सपर्ट इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर केस डिफरेंट होता है और हर केस के पीछे हिस्ट्री डिफरेंट होती है। तो वी ऑलवेज हैव टू वर्क इन यूनिजन, वी ऑलवेज हैव टू वर्क विद ईच अदर। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, डेफिनेटली आई कांट टेक देम ऑल ऑफ अ सडन कि हाँ ठीक है फिटनेस के इशूज़ हैं, उनके कोई ना कोई इशूज़ रिलेटेड होते हैं उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, जिसकी वजह से आई सेंड देम टू डॉक्टर्स। या मैं उनसे पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कोई अभी रिसेंटली किसी के somebody has given birth और वो मुझसे पूछती है कि यार मुझे वेट लॉस करना है, कुछ करना है, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ कि आपके डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपको, कि आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं उसके लिए आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, यू कांट डाइट, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपके डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। अभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कभी उन पे हाथ नहीं रख सकता कोई भी फिटनेस ट्रेनर कि नहीं यार हम कर देंगे और कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं। सही। तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, हमेशा आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, हर किसी से लिंक में रहें और आपस में काम करें ताकि एक इंडिविजुअल की वेलबींग जो है, जो हेल्थ है, वो एक सही हाथों में रहे और वो सही तरह उसको गाइड किया जा सके। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आया था कि भाई अगर लेट्स सपोज कि किसी भी वजह से मेरी रिकवरी एक दिन के अंदर सही नहीं हो पा रही है, तो इज़ इट ओके इफ़ आई टेक 2 days टू रिकवर? हाँ बिल्कुल, लिसन टू योर बॉडी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। और ज़्यादातर ये होता है कि आप ये जो सोरनेस होती है, बहुत दफ़ा लोग समझते हैं कि सोरनेस होगी तो इसका मतलब है हमने एक्सरसाइज की है, सोरनेस नहीं होगी तो इसका मतलब नहीं हमने एक्सरसाइज सही नहीं की है। ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। हाँ, और अगर पहली दफ़ा फॉर एग्जांपल कोई डेडलिफ्ट लगाते हैं या कोई ऐसी मूवमेंट करते हैं जो आपकी बॉडी का एक नॉर्मल पैटर्न नहीं है मूवमेंट का, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी चीखना चिल्लाना शुरू करती है, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आती है। यू कैन टेक 2 day रेस्ट, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये होगा शुरू में। वंस योर बॉडी अडेप्ट्स टू इट, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, फिर आपको हो सकता है एक दिन की रिकवरी भी ना चाहिए हो। फिर उसमें दूसरी चीज़ क्या आती है कि बहुत सारे लोग ट्रेन लाइक बॉडी बिल्डर्स, लाइक एक दिन चेस्ट, एक दिन शोल्डर, एक दिन ये एक दिन वो, उसमें करते क्या है बहुत सारा वॉल्यूम एक साथ कर लेते हैं, तो रिकवरी तो ऑटोमेटिकली मसला हो जाता है। फिर आप रिकवर नहीं कर पाते, आप फिर एक ही जैसी एक्सरसाइजेस। लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक दिन चेस्ट किया फिर मैं अगले हफ्ते चेस्ट करूंगा, तो मेरे चेस्ट को एक हफ्ता नहीं मिल गया रिकवर करने के लिए? बहुत ज़्यादा हो गया ना। वेयर इज द प्रोटीन सिंथेसिस? क्योंकि नेचुरली प्रोटीन सिंथेसिस को आपको एक्टिवेट रखना है, आपको स्टिमुलेट करते रहना है मसल्स को। देखें, ड्रग बॉडी बिल्डर्स होंगे या फिर जो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स पे हैं, उनका प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकन केयर ऑफ, नॉट फॉर द कॉमन पीपल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बॉडी बिल्डर्स को देख के मोटिवेट होते हैं कि यार हम उन जैसा ट्रेन करें, उन जैसा मसल बनाएं, लेकिन उनके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम फॉलो नहीं करते।
तो प्रोटीन सिंथेसिस और रेस्ट में भी एक रिलेशनशिप है दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। तो अगर लेट्स सपोज मैं एक हफ्ते तक अगर मैं उस बॉडी को या प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट नहीं करूं, तो क्या वो रिग्रेशन की तरफ या वो उसको क्या कहते हैं एट्रोफी की तरफ चला जाएगा? बिल्कुल, एट्रोफी की तरफ भी जा सकता है। देखें आप जेनेटिकली कितने गिफ्टेड हैं ये भी डिपेंड करता है, जो कि बहुत कम लोग गिफ्टेड होते हैं। लेकिन आम बंदा अगर ये ब्रो स्प्लिट कहलाता है, एक दिन चेस्ट एक दिन लेग्स, एक दिन लेग्स तो खैर लोग करते ही नहीं है, एक दिन चेस्ट एक दिन शोल्डर एक दिन आर्म्स और इस तरह की चीज़ें करते हैं। बहुत से लोग देखें एक दिन बाइसेप भी एक दिन कर रहे होते हैं। तो छोटे मसल एक दिन बाइसेप हो रहा है, वो कंसंट्रेटेड पूरा छोटे मसल की 8 एक्सरसाइजेस 1 घंटे में करना है, इट्स इनसेन। इफ यू आर अ बॉडी बिल्डर एंड यू आर ऑन दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट यूजुअल बॉडी बिल्डर्स यूज, फिर समझ में आता है। तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज यू रिकमेंड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, ट्रेन फॉर फंक्शनैलिटी, ट्रेन फॉर नेचुरल मूवमेंट। तो यानी कि ये कर सकते हैं, ये उठा सकते हैं, यूँ उठा सकते हैं, ऊपर नीचे बैठ सकते हैं। नेचुरल मूवमेंट्स, अगर नेचुरल मूवमेंट देखी जाए तो पुश पुल, ड्रैग करना भी पुल में आ जाता है, स्क्वाट, हिप हिंज, ठीक है। इस तरह की सारी मूवमेंट जो आती हैं, और ख़ासतौर पर रनिंग हो गया और आपकी वर्टिकल जंप्स हो गई, आपकी हॉरिजॉन्टल मूव्स हो गए, हॉरिजॉन्टल पुश पुल हो गया, वर्टिकल पुश पुल हो गया, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फंक्शनल मूवमेंट्स में आती हैं, जो आप नॉर्मली फंक्शन करते हैं। सही, ठीक है। तो इन पैटर्न्स को नज़र में रख के आप ट्रेन करें तो आप नेचुरली एक एथलेटिक बॉडी बना सकते हैं विद लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। पुशअप्स को लोग बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करते हैं। पुशअप इज़ होल बॉडी मूवमेंट, आपके टोस से लेके आपके सर के बाल तक आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है पुशअप में, आपका पूरा कोर इन्वॉल्व है सर के बाल तक। बिल्कुल, अगर आप देखें पुशअप का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो आप पूरे इन्वॉल्व हैं उसमें। ठीक है, आपकी कोर भी है, आपका चेस्ट, शोल्डर्स, बिल्कुल, और बाइसेप भी। और सबसे पहली बात आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइसेप है, प्राइमरीली ट्राइसेप है, बट बाइसेप भी आ जाता है उसमें। कहीं ना कहीं छोटे मोटा मसल यूज़ हो जाता है, लेकिन आपका जो कोर है ख़ास तौर पे, क्योंकि आप जब पुशअप करते हैं तो आपका बेसिकली प्लेन पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। वो स्ट्रेट कैसे रह सकता है? देयर इज़ अ पावर इन योर कोर दैट इज़ होल्डिंग इट ऑल टुगेदर। तो आपकी कोर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो यानी कि उसको पूरा एक जगह पे रखने के लिए, उसको एक एंगल पे रखने के लिए पूरी कोर जो है काम कर रही होगी। बिल्कुल, आप खुद सोचें, आप 5-5 मिनट के प्लैंक्स कर रहे हैं, लेकिन आप 10 रेपिटेशन पुशअप के नहीं कर सकते। एंड कोर जस्ट डजंट हैव टू बी द लोअर एब्डोमेन, इट कुड बी अपर की तरफ भी जा सकता है ना। हाँ, कोर इज अ सेंट्रल पार्ट दैट इज होल्डिंग योर होल बॉडी। अच्छा, कोर इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए कोर वर्कआउट, कोर स्टेबिलिटी, कोर बैलेंस, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इट कीप्स यू ग्राउंडेड। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जो लुब्बे लुबाब यहाँ से नज़र आ रहा है वही नज़र आ रहा है कि बिफोर एनीबडी स्टार्ट्स वर्किंग आउट उसको पता हो कि वो क्यों करना चाह रहा है। सही। और अगर उसको पता होगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करना है या वर्कआउट करना, बेसिकली वर्कआउट की बात करेंगे, बॉडी बिल्डिंग इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, कि वर्कआउट करने के मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एस्थेटिकली अच्छा काम कर रहे होंगे तो उसमें आपकी फिटनेस भी इंक्रीज हो रही होगी। तो आपको बेसिकली ये डिसाइड करना है कि इफ इज़ योर हेल्थ मोर इम्पॉर्टेंट और द वे यू लुक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और हो सकता है कि हेल्थ के रास्ते आप चलें तो लुक वाली चीज़ शायद देर में आए, आती ज़रूर है, आती है। वो कहते हैं ना कि घोड़ा गाड़ी में, आप घोड़ा पहले लगाते हैं, गाड़ी बाद में लगती है। तो आपको गाड़ी को पहले लगा के घोड़े से धक्का नहीं लगवाना है, आपको पहले काम करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इट कम्स बाय द वर्च्यू ऑफ इट, इट्स ऑटोमेटिक। आपका एक हार्ड वर्क चलता रहेगा, एक नेचुरल वर्कआउट चलता रहेगा, कहीं ना कहीं जाके यू विल लुक एथलेटिकली अपीलिंग समडे। मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है 2 साल लग जाएं, 3 साल लग जाएं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एस्थेटिकली अपीलिंग। अच्छा, तो क्या लेकिन फंक्शनली आप बहुत मेजर फर्क आ चुका होगा आप में। तो अगर एस्थेटिकली लेट्स सपोज कोई एस्थेटिक्स के ऊपर काम करता है, एस्थेटिकली अपीलिंग देखने के लिए काम करता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिट ना हो? देखें, इसमें फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बॉडी बिल्डर्स की, स्टेज रेडी बॉडी बिल्डर्स जो स्टेज पे हैं और आपको दिख रहे हैं, इंटरनेशनल हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी इंडियन हो, कोई भी बॉडी बिल्डर्स हो, जब आप उनको देख रहे हैं ना, बहुत दफ़ा क्या होता है, ऐसे केसेस हैं कि लोगों को ब्लैक आउट हो गया सिर्फ पोजिंग करते हुए, क्योंकि दे आर एट देयर वीकेस्ट स्टेज ऑन एट दैट टाइम, क्योंकि वो डिप्लीटेड होते हैं। एक तो पानी इन्होंने छोड़ा हुआ होता है, डेफिनेटली दे हैव टू गेट रिड ऑफ द वाटर बीनीथ द स्किन टू मेक दोज एब्स पॉप आउट, टू मेक दोज मसल्स पॉप आउट। वो डिप्लीट हुए होते हैं काफ़ी एनर्जी से, और उसकी जगह आप एक नॉर्मल आदमी भी खड़ा करते हैं तो उसके पास अच्छी खासी पावर होगी उस बॉडी बिल्डर से ज़्यादा, क्योंकि अभी उसका पूरा का पूरा जोर ईस्थेटिक्स पे।
एक एक मसल को पॉप आउट करके दिखाना है, तो इस्थेटिक्स आ जाते हैं। बट अगर आप शॉर्ट रन में इस्थेटिक्स चाहेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और उसके अंदर फिटनेस और योर हेल्थ इज आल्सो वन ऑफ द हाँ बिल्कुल, सैक्रिफाइसेस। वो डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता हूँ आपके गोल पे डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव टू गो ऑन दैट स्टेज यू हैव टू डू इट। इफ दैट्स नॉट योर गोल, कोई मसला नहीं है, आपको हर वक्त ऐसे शर्ट उतार के छोटी चड्डी में नहीं घूमना है। शायद यू डोंट नो माय लाइफ, दैट्स योर गोल। यू डोंट नो माय लाइफ। मेरा गोल तो है वैसे। वैसे छोटी चड्डी वाली तस्वीरें देखने के लिए फाद भाई को फॉलो कर सकते हैं आप। नहीं, छोटी चड्डी नहीं है, शॉर्ट्स हैं। चड्डियाँ बहुत अंडरवेयर्स में आ जाते हैं। बट थैंक यू, बड़ा लर्न करने को मिला। इवन दो आई थॉट कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है, बट हमेशा एक रिफ़्रेश होती हैं चीज़ें। एंड उस बेसिकली मैं इनके साथ कॉन्वर्सेशन जो होती हैं, या अक्सर हम जब बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जब ये मुझे वर्कआउट करवा रहे होते हैं, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ एज अ प्राइमर टू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता और ये हल्की हल्की करके आप सीख रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दीज वीडियोज़, या उनसे जो आप चीज़ें लर्न कर रहे हैं वो आप और चीज़ें लर्न करने में उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद मी। डॉक्टर साहब के साथ, असद खान के साथ, या दूसरे डॉक्टर्स के साथ जिनको मैं ट्रेन करता हूँ या जो मुझसे राब्ते में है, जानबूझ के कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशन हम करते हैं एक दूसरे से ताकि पता चले। क्योंकि बहुत दफ़ा आप एकेडमिकली जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम MBA में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं किए। जब कहीं पता चला कि यार ये चीज़ ऐसे होती है, तो आपको टर्मिनोलॉजी लिंक होती है कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा है। बहुत दफ़ा डॉक्टर्स के साथ ट्रेन करके, माई सिस्टर हरसेल्फ इज़ अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, लेकिन बहुत दफ़ा मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हो रही होती, बोलती हाँ यार ये सब पढ़ा है मैंने, तो मैंने अप्लाई कब करोगी। तो बेसिकली होता क्या है कि आप जब एकेडमिकली पढ़ रहे होते हैं तो उसको अप्लाई नहीं कर रहे होते, लेकिन जब आप दोबारा अपने कॉन्सेप्ट्स रीहैश करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ यार वी ऑलरेडी नो सच थिंग्स। जैसे कि अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि डाइट यार क्या करनी है, उसको पहले से पता है कि फास्ट फूड उसको मना हो जाएगा, उसको शुगर मना हो जाएगी, लेकिन कोई आसरा होता है, बैक ऑफ द माइंड ये होता है शायद ये कोई ऐसा बता दे। अच्छा, उसको लोग कैश इन भी करते हैं, कोई मसला नहीं, दिन में बस ये खा लो या ये कर लो, आप आइसक्रीम खा सकते हो, बस वो पानी, गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर ना लेमन डाल दें, तो बस बिल्कुल सेट हो जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आपको फिर लोग बेचते हैं। हाँ, तो एक जो चीज़ जो मैं कहूँगा जो आप यहाँ से टेक अवे कर सकते हैं वो ये है कि अगर कोई चीज़ बहुत आसान लग रही हो ना, तो उसको शक की नज़र से ज़रूर देखें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और थैंक यू फॉर हैविंग मी फाद भाई। Yeah, thank you very much for all those conversations, all those videos. Definitely we'll be working out more inshallah. I hope कि डॉक्टर साहब अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाले और हमें ऑनर दें कि हम इनको ट्रेन कर सकें। इंशाल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कॉन्वर्सेशंस टिल डेट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम और इस तरह की प्रोडक्टिव डिस्कशन ला सकें ऑडियंसेस के लिए। इफ़ यू हैव मोर कंसर्न एंड क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू माय पेज फिटलेग एंड टू डॉक्टर साहब Asad Khan, or we'll be trying our best to answer those queries. Thank you very much. We'll meet again inshallah. Bye bye.